कैल फिशर के जीवन में सब कुछ एक तयशुदा रेखा पर चल रहा था। स्कूल का आखिरी दिन, फुटबॉल में उसकी कामयाबी और किम्बरली के साथ उसका 3 साल लंबा रिश्ता। परंतु उस दिन जब वह ग्रेजुएशन के बाद उसके साथ बैठा, सब कुछ उलट गया। किम्बरली की बातों में एक अनचाही दूरी महसूस हुई। उसने कहा कि वो खुद को खोजने के लिए थोड़ा समय चाहती है। कैल का दिल भारी हो गया, पर वह कुछ नहीं बोला। वो दोनों साथ में गाड़ी में निकले। मन में हलचल थी, पर दोनों चुप थे। रास्ते में उनकी बातचीत एक बार फिर गहराई में चली गई। किम्बरली ने स्वीकारा कि उसका मन भटक गया है और शायद वो अब पहले जैसा कुछ महसूस नहीं करती। कैल को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उसने उसे रोका, सवाल पूछे, पर जवाबों में उलझन थी। वो अपनी बात कहती रही, लेकिन कैल की आंखें अब भविष्य में झांक रही थीं, एक ऐसा भविष्य जिसमें वो अकेला था। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। मन की हलचल उसके हाथों पर असर डाल रही थी। गुस्सा, दर्द और निराशा की एक तेज लहर के साथ वह दुर्घटना हो गई। एक तेज टक्कर, एक झटका और सब कुछ स्याह हो गया। कैल की आंख खुली तो अस्पताल की सफेद छत दिखी। शरीर जख्मी था, पर उससे ज्यादा उसका मन टूटा था। जब उसने डॉक्टर से पूछा कि किम्बरली कैसी है, तो जवाब ने उसकी रूह तक हिला दी। किम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके लिए वक्त वहीं रुक गया। जो बातें अधूरी थीं, जो जवाब बाकी थे, वो अब हमेशा अधूरे रहेंगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। दोस्त आते, सांत्वना देते, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि कैल के भीतर क्या टूट चुका है। उसकी माँ ने साथ नहीं छोड़ा। वो हर पल उसके पास रही, उसकी देखभाल करती रही, लेकिन कैल की आंखों में अब वो चमक नहीं रही। स्कूल की यादें, किम के साथ बिताए पल, हर चीज अब उसे चुभने लगी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन जब माँ ने उसे बाहर आने को कहा, वो चुपचाप उठकर पिछवाड़े गया और अपने पुराने स्केचबुक को देखा। कभी वो पेंटिंग करता था, कुछ साल पहले तक। उसने पेंसिल उठाई, पर हाथ कांपने लगे। दिल भर आया, आंसू रुके नहीं। फिर भी उसने पहली बार कुछ लिखा, बस एक नाम, किम। उसी दिन स्कूल के एक पुराने दोस्त मार्शल उससे मिलने आए। उसने कैल को एक किताब दी, जीवन में फिर से मुस्कुराने की राहें। कैल ने उस किताब को फेंक दिया, लेकिन मार्शल ने हार नहीं मानी। वो हर हफ्ते मिलने आता, बातें करता, पुराने चुटकुले सुनाता। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल के बाहर बैठते समय उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, सिडनी। वह पढ़ाई कर रही थी, अकेले बैठी थी और हर दिन वही नजर आती थी। पहले तो कैल ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक दिन उसने सिडनी से बात की। सिडनी की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो कैल को थोड़ा सुकून देने लगा। सिडनी ने बताया कि वह भी दर्द से गुजर रही है। उसकी माँ एक लंबी बीमारी से गुजर रही थी और वही उसका सहारा थी। दोनों की बातचीत गहराने लगी। न तो उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा सवाल किए, न ही अतीत को कुरेदा। बस चुपचाप बैठते, बातें करते और धीरे धीरे एक नई शुरुआत की नींव रखी जाने लगी। कैल को पहली बार लगा कि शायद दुख के पार भी कुछ हो सकता है। वो अपने कमरे में बैठकर फिर से स्केच करने लगा। सिडनी के लिए छोटे नोट्स लिखने लगा। सिडनी को भी वो छोटा सा ध्यान बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा बंधन बनने लगा, बिना किसी नाम के, बिना किसी वादे के। लेकिन एक रात जब कैल ने उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, सिडनी चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। कैल ने उसका हाथ थामा और कहा कि वो समझता है। सिडनी ने बस यही कहा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या छुपा रही हूँ। कैल की जिंदगी एक बार फिर एक मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाले रखा। वो जानता था कि सिडनी भी उस दर्द से गुजर रही है जिससे वह गुजरा था, और उसने ठान लिया था कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सिडनी के शब्द कैल के दिल में गूंजते रहे, तुम्हें नहीं पता मैं क्या छुपा रही हूँ। उस रात के बाद कैल की नींद टूट चुकी थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द को छूने की हिम्मत की थी। लेकिन अब सिडनी खुद दीवार खड़ी कर रही थी। कैल को पता था कि कुछ बहुत गहरा था जो सिडनी के दिल में बंद था। उसने उसके शब्दों को तूल नहीं दिया, न कोई जबरदस्ती की। बस एक वादा किया, मैं यही हूँ, जब भी बोलना चाहो मैं सुनने को तैयार हूँ। दिन बीतते गए। अस्पताल की वही पुरानी बेंच, वही कॉफी मशीन,
और वही शामें बस अब उनमें चुप्पी की जगह मुस्कुराहटें थीं। सिडनी और कैल अब बिना बोले भी एक दूसरे को समझने लगे थे। किताबों का आदान प्रदान होने लगा। सिडनी कविता लिखती और कैल स्केच बनाता। दोनों एक दूसरे के दर्द को कलात्मकता में बदलने लगे। एक दिन कैल ने अपनी पुरानी ड्राइविंग डायरी सिडनी को दिखाई, जिसमें उसने किम के बारे में लिखा था। सिडनी ने वह सब ध्यान से पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों में किम के लिए एक श्रद्धा दिखाई दी, न जलन न असहजता। तुम्हारे शब्दों में बहुत सच्चाई है, उसने कहा। उसने मेरे दिल को तोड़ा, पर मुझे यह भी सिखाया कि प्यार कितना गहरा हो सकता है, कैल ने उत्तर दिया। सिडनी का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ अंदर रोक रखा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सिडनी अस्पताल नहीं आई। फिर एक हफ्ता बीत गया। कैल रोज उसी बेंच पर बैठता, उसकी राह देखता, पर वह नहीं आई। उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। बेखुदी वह अस्पताल के रिसेप्शन पर गया, सिडनी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वह उसकी कविता वाली डायरी के पन्ने उलटता रहा, शायद कोई इशारा मिले कि वो कहाँ गई। एक शाम जब कैल बेमन से घर लौट रहा था, दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ तुम्हारे लिए सिडनी लिखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक ताइका सपता है था। कैल, तुम्हारे साथ बिताए दिन मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल रहे, पर मैं तुम्हें एक ऐसा सच नहीं बता पाई जो अब और छुपा नहीं सकती। मैं बीमार हूँ, बहुत गंभीर रूप से। मुझे ब्रेन ट्यूमर है और अंतिम स्टेज पर है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनने दिया, जबकि मुझे पता था कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। सही है, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया, और वो भी तब जब मैं सिर्फ मरने की राह देख रही थी। अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए जा रही हूँ कुछ पल चुराने अपने लिए। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई ऐसी रात आए जहां तुम खुद को अकेला महसूस करो, तो मेरी कविता पढ़ना, मैं वही हूं। तुम्हारी सिडनी। कैल की आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण में उसे पहली बार लगा कि उसने फिर से किसी को दिल से चाहा था और खो दिया। लेकिन इस बार वह सिर्फ शोक में नहीं डूबा। इस बार उसने ठान लिया कि वो सिडनी के लिए कुछ करेगा। वह गया, अस्पताल में गया, पुराने डॉक्टर्स से संपर्क किया और सिडनी के परिवार का पता लगाया। काफी प्रयासों के बाद वह उसके घर तक पहुंचा, जो शहर के बाहरी इलाके में था। वहां उसकी मां ने दरवाजा खोला। थकी हुई लेकिन शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कैल को भीतर बुलाया। सिडनी बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर और शांत। पर जब कैल उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। कैल उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगा। जब तक सांसें हैं, मैं यहीं रहूंगा। अगले कई दिन कैल ने वहीं गुजारे। उसने सिडनी के लिए कविताएं रिकॉर्ड की, उसके स्केच बनाए, उसे हंसाने के लिए पुराने किस्से सुनाए। जब सिडनी चल नहीं पाती थी, वह उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लॉन में लेकर जाता। वो दोनों एक दूसरे के साथ अब वक्त नहीं गिनते थे, बस जीते थे। एक दिन जब सुबह की पहली धूप कमरे में पड़ी, सिडनी ने एक आखिरी कविता कैल को सुनाई। अगर फिर जन्म मिले तो मैं वहीं चाहूंगी खड़े होना, जहां तुम इंतजार कर रहे हो। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, पर भावों से भरी हुई। उसी रात सिडनी हमेशा के लिए सो गई। कैल टूटा, पर उसने अपने वादे को निभाया। उसने सिडनी की कविताओं को एक किताब में बदला। उसका नाम रखा ऑल दिस टाइम, और वह किताब हजारों दिलों तक पहुंची। लोग रोए, मुस्कुराए, और किसी ने कहा, इसमें कुछ ऐसा है जो सीधा दिल में उतरता है। कैल अब लोगों को प्रेरित करने वाला लेखक बन चुका था, लेकिन वो खुद को सिर्फ लेखक नहीं मानता था। वो खुद को उसकी कहानी का पात्र मानता था, जिसने 2 बार प्यार किया और दोनों बार बिना शर्त। कैल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। सिडनी के चले जाने के बाद भी वह उससे जुड़ा रहा, उसके शब्दों, उसकी कविताओं, उसकी मुस्कुराहट की यादों में। ऑल दिस टाइम नाम की वह किताब, जिसने सिडनी की कविताओं को दुनिया तक पहुंचाया था, अब हजारों पाठकों की आत्मा में गूंज रही थी। लोग उन शब्दों में खुद का दर्द, अपनी चाहतें, अपने अधूरे रिश्ते ढूंढ रहे थे। प्रकाशक ने कैल से अगली किताब लिखने को कहा,
लेकिन वह जानता था अगली किताब शब्दों से नहीं, अनुभवों से जन्मेगी। वह जानता था कि सिडनी की कहानी तो उसने लोगों तक पहुंचा दी है, पर अब जो कुछ भी वह लिखेगा वह उसकी अपनी कहानी होगी। उसे अकेलापन अब काटने नहीं आता था। वह सिडनी की आखिरी बातों को सोचता रहता, जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, मेरी कविताएं पढ़ना। और हर बार जब दिल भारी होता, वह उसी किताब के पन्ने पलट लेता और उसे लगता जैसे सिडनी उसके पास है। वह स्कूल की तरफ लौट गया। पुराने फुटबॉल ग्राउंड को देखकर वो मुस्कुरा पड़ा। वहां अब एक नई टीम प्रैक्टिस कर रही थी। नई आवाजें थीं, नई ऊर्जा। लेकिन कुछ चेहरों ने उसे पहचान लिया। कुछ पुराने दोस्त जो अब भी वहीं थे, आकर उसे गले लगे। मार्शल, उसका पुराना दोस्त, अब भी उसके साथ था। तू बदला नहीं बे, बस थोड़ा गहरा हो गया है। और तू? कैल ने पूछा। मैं? अभी भी वही जो तेरे हर फैसले पर ताली भी बजाएगा और गलती पर झापड़ भी मारेगा। मार्शल हंस पड़ा। मार्शल ने कैल को एक प्रस्ताव दिया। तू एक क्रिएटिव राइटिंग क्लब शुरू कर। स्टूडेंट्स को लिखना सिखा। जो तूने महसूस किया है वो बांट। पहले तो कैल झिझका, लेकिन फिर मान गया। कॉलेज में उसने राइटर्स ऑफ द हार्ट नाम का क्लब शुरू किया। हर हफ्ते युवा लड़के लड़कियां अपनी कहानियां लाते, कविताएं सुनाते और कैल उन्हें भावनाओं को शब्दों में बदलना सिखाता। उसी क्लब में एक दिन एक लड़की आई, लियाना। शांत, संकोची, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा सा। उसने पहले ही मीटिंग में एक कविता सुनाई जो सिडनी की कविता के भावों से मेल खाती थी। कैल चौंका नहीं, पर कुछ महसूस हुआ। लियाना की आवाज में दर्द था। वह कहानियां नहीं, अनुभव सुनाती थी। धीरे धीरे कैल को पता चला कि वह अपने भाई को एक हादसे में खो चुकी थी और तभी से खुद को शब्दों में छुपा लिया था। कैल ने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी कविताओं को ध्यान से सुना। एक दिन क्लब के अंत में जब सभी जा चुके थे, लियाना वहीं बैठी रही। उसने पूछा, क्या आप कभी किसी को खो चुके हैं? कैल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, 2 बार। लियाना ने उसकी तरफ देखा, मानो जानना चाहती हो कौन थे वो। लेकिन कैल ने सिर्फ कहा, एक जो मुझे छोड़ गई और एक जिसने मुझे जीना सिखाया और फिर चली गई। उस दिन दोनों ने बहुत बात की। 2 अजनबी जो एक दूसरे की चुप्पियों को समझने लगे थे। हफ्ते बीते, क्लब का माहौल बदलने लगा। लियाना अब और खुलने लगी थी। वह अपनी कहानियों में उम्मीद लिखने लगी, दर्द के साथ थोड़ा सुकून भी। कैल ने उसके लिए एक कविता लिखी। जब कोई दिल छू जाए तो फिर सवाल नहीं होते, न ये पूछते हैं कि कब से, न ये समझते हैं कि क्यों, बस महसूस करते हैं। लियाना ने जब ये कविता पढ़ी, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में स्पोकन वर्ड नाइट का आयोजन हुआ। लियाना ने अपना नाम रजिस्टर किया, पहली बार। सब चौंके, लेकिन खुश थे। कार्यक्रम की रात जब वह मंच पर आई, सब शांत हो गए। उसने कविता पढ़नी शुरू की। मैंने खोया, फिर भी पाया। मैंने रोया, फिर भी मुस्कुराया। किसी ने कहा, तुम टूटी हो? मैंने कहा, नहीं, मैं लिखती हूं। तालियों की गूंज के बीच कैल उसे देख रहा था और पहली बार उसे लगा कि शायद यह कहानी किसी अंत की नहीं, किसी नई शुरुआत की है। कार्यक्रम के बाद लियाना उसके पास आई और बोली, शायद अब मैं भी किसी की कहानी बन सकूं। कैल मुस्कुराया और कहा, तुम तो खुद एक कविता हो, मैं बस उसे पढ़ना सीख रहा हूं, हाँ से बात हूं। लियाना की कविता कैल के भीतर कुछ और खोल गई थी। कोई ऐसा कोना जो सिडनी के बाद भी बंद था। न वह उसे सिडनी की जगह देने की कोशिश कर रहा था, न कोई अधूरी रिक्तता भरना चाहता था। लेकिन लियाना की उपस्थिति उसके जीवन में एक नए मौसम की तरह आई थी, न गर्म न सर्द, बस शांति से भरी। क्लब अब शहर भर में चर्चित हो रहा था। कॉलेज के बाहर से भी लोग आने लगे थे। नई कहानियां, नई आवाजें, नए जख्म, हर हफ्ते कुछ टूटता और कुछ जुड़ता। कैल अब सिर्फ शिक्षक नहीं था, वह एक भावनात्मक चिकित्सक जैसा बन गया था, जो शब्दों से आत्माओं का इलाज करता था। एक दिन क्लब की मीटिंग के बाद लियाना ने कहा, क्या तुमने कभी वो किताब फिर से पढ़ी है? हर बार जब खुद को भूलता हूं, कैल ने जवाब दिया।
और अगर कोई नई किताब लिखनी हो तो क्या नाम रखोगे? कैल चुप रहा, फिर बोला, शायद अगेन, ऑल दिस टाइम। लियाना मुस्कुराई, तो क्या मैं उसमें एक पन्ना बन सकती हूँ? कैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने डायरी में पहली बार कुछ नया लिखा। कभी कभी कोई दूसरी आत्मा तुम्हारे पास इसलिए नहीं आती कि वो तुम्हारे पुराने दर्दों को मिटा दे। वो आती है ताकि तुम याद रख सको कि दर्द के बाद भी कुछ सुंदर बचा है। लियाना अब कैल की जिंदगी में एक स्थिरता बन गई थी। वे एक दूसरे की कविताएं सुनाते, कहानियों पर बहस करते, चाय के प्यालों में घंटों शब्दों का स्वाद लेते। लेकिन हर बार जब लियाना कुछ अधिक पास आती, कैल खुद को एक कदम पीछे ले लेता। एक शाम लियाना ने पूछ ही लिया, क्या मैं सिडनी की जगह ले रही हूं? कैल ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से कहा, सिडनी की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, लेकिन शायद अब कोई उसके बाद मेरी जिंदगी में हो सकता है। लियाना चुप हो गई। उसने जवाब नहीं मांगा था, सिर्फ सच्चाई जानी थी और वो मिल गई थी। वक्त बीतता गया। क्लब की एक नई परियोजना शुरू हुई, लेटर्स टू द लॉस्ट। इसमें हर सदस्य को एक ऐसा पत्र लिखना था जिसे वह कभी भेज नहीं पाया या जो कभी किसी ने पढ़ा नहीं। कैल ने भी एक पत्र लिखा और जब सबके सामने वह उसे पढ़ने खड़ा हुआ, उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन शब्द सुलझे हुए थे। मैं जानता हूं तुम अब नहीं हो, लेकिन हर बार जब मैं लिखता हूं, लगता है जैसे तुम पढ़ रही हो। मैंने तुम्हारी आखिरी कविता को किताब के पहले पन्ने पर रखा है, ताकि जब भी कोई पढ़े, तुम्हारी आत्मा उसमें सांस ले सके। अब मेरी जिंदगी में एक नई दोस्त है लियाना। वो तुम्हारी तरह नहीं है, पर उसमें भी वही गहराई है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारी याद में मैं किसी और से दूर ना हो जाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम होती तो कहती, जाओ फिर से जियो, प्यार करो। मैं कोशिश कर रहा हूं, सच में। तुम्हारा कैल। कमरा कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर तालियों की लहर उठी, लेकिन लियाना की आंखें नम थीं। उस दिन के बाद लियाना कुछ दिनों तक नहीं आई। कैल को चिंता हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा। फिर एक दिन वह लौटी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये मेरा लेटर टू द लॉस्ट है, उसने कहा। कैल ने उसे वहीं पढ़ा। हाँ, मैं जानती हूं तुम अब भी उससे जुड़े हो, और ये सही है। किसी को खोने का मतलब ये नहीं कि हम उसकी जगह किसी और को रख दें। मैं तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बनना चाहती। मैं तो एक नया अध्याय बनना चाहती हूँ, जिसे तुम बिना डर के, बिना पछतावे के लिख सको। अगर तुम कभी तैयार हो तो मैं यही हूं, तुम्हारी दोस्त लियाना। कैल के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, अतीत और वर्तमान के बीच, स्मृतियों और संभावनाओं के बीच। लेकिन अब पहली बार अतीत उसे पीछे नहीं खींच रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसे भविष्य की ओर धकेल रहा था। सिडनी का साथ अब उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा था, कोई बोझ नहीं। और लियाना, वह नजदीक थी, पर उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। उसका धैर्य ही उसका सबसे बड़ा प्रेम था। क्लब की गतिविधियां अब बड़ी परियोजनाओं की ओर बढ़ चुकी थीं। छात्रों की कविताएं एक साझा एंथोलॉजी में छपने वाली थीं। कैल ने पुस्तक का नाम रखा, जो कहा नहीं गया। लियाना ने प्रस्ताव दिया, क्यों न हम साथ मिलकर इस किताब की प्रस्तावना लिखें। कैल ने सिर हिलाया, लेकिन एक शर्त पर, हर पंक्ति हम बारी बारी से लिखेंगे। लियाना मुस्कुराई, तो चलो, पहले शब्द तुम्हारे। कैल ने लिखा, कुछ शब्द सिर्फ इसीलिए बचे रह जाते सीढ़ी ओवादिन तीक से, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता। लियाना ने आगे लिखा, और कुछ इसलिए बचे रह जाते जाता है, क्योंकि उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता। कैल, जब दो लोग एक दूसरे को सुनते और समझते हैं तो कविता बनती है। लियाना, और जब कविता इंसान से इंसान तक पहुंचे तब किताब बनती है। इस प्रस्तावना ने ही पूरी किताब की आत्मा तय कर दी थी। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। लियाना अब कैल के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी, लेकिन न तो उन्होंने अपने रिश्ते को कोई नाम दिया, न जरूरत समझी। एक शाम क्लब की मीटिंग के बाद कैल ने उसे उसके घर छोड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर लियाना बोली, कभी कभी रिश्ते बिना कहे भी गहरे हो जाते हैं। कैल ने सिर झुका लिया, और कभी कभी डर उन्हें कहने नहीं देता।
लियाना ने उसका हाथ पकड़ा। तो डर को शब्दों में बदल दो, कैल। तुम तो शब्दों के मालिक हो। कैल ने धीरे से कहा, क्या मैं फिर से खोने का जोखिम उठा सकता हूँ? लियाना का जवाब था, अगर तुमने कभी पाया ही नहीं तो खोने का डर कैसा? उन शब्दों ने कैल के भीतर की दीवारें तोड़ दी। वह जानता था लियाना सिडनी नहीं थी, वह कुछ और थी, शायद और भी ज्यादा जिंदा। कुछ हफ्ते बीते, एंथोलॉजी छप गई। उसका विमोचन समारोह कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ। सैकड़ों लोग आए। छात्रों की कविताएं मंच पर पढ़ी गईं। लियाना की कविता सबकी आंखों में आंसू ले आई। मैंने एक आवाज सुनी थी जो मेरी चुप्पियों से बात करती थी। वो कहती थी, चलो अब जियो। और मैं चल पड़ी तेरे साथ। समारोह के अंत में कैल को बुलाया गया समापन भाषण के लिए। वह मंच पर आया, किताब को हाथ में लिया और बोला, कभी कभी हम उस इंसान को नहीं पाते जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और कभी कभी हम उस इंसान को भी खो देते हैं जिसने हमें प्यार करना सिखाया। लेकिन अगर हम अपने दर्द को बांट लें तो शायद हम फिर से जीना सीख सकते हैं। आज की रात सिर्फ एक किताब का विमोचन नहीं है, यह उन तमाम अधूरी बातों का भी सम्मान है जो किसी ने कभी कह नहीं पाई। इस किताब में जो लिखा है वो बस लेखकों की आत्मा का हिस्सा नहीं, वो हम सबकी पहचान है। तालियों की गूंज में वह मंच से नीचे आया, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं। लियाना वह कोने में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात पहली बार कैल ने सिडनी की किताब को अपनी अलमारी में बंद कर दिया। उसके शब्द अब भी जिंदा थे, लेकिन अब उन्हें हर रोज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब वह खुद भी लिख सकता था। समारोह के बाद का समय उनके लिए जैसे एक नई सुबह था। कैल और लियाना अब एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ विचारों और शब्दों के साथ ही नहीं रहे, एक गहराई आ चुकी थी, एक मौन अपनापन जिसमें इजहार की जरूरत नहीं थी। एक रविवार की सुबह लियाना ने कैल को एक सादा लिफाफा दिया। उसमें एक पंक्ति थी, क्या हम इस बार अपनी कहानी शुरू से नहीं, बीच से शुरू कर सकते हैं? कैल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीच से शुरू होने वाली कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उनकी मुलाकातें अब नियमित थीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी पुराने रेलवे स्टेशन के पास की बेंच पर, जहां सिडनी के साथ बिताए दिन अब स्मृति बनकर कैल की आंखों से ओझल हो चुके थे। अब वह हर लम्हा लियाना के साथ जी रहा था, न तुलना में न तुलना से। क्लब की अगली परियोजना द थिंग्स वी लेफ्ट बिहाइंड शुरू हुई। इस बार हर सदस्य को एक ऐसी वस्तु लानी थी जिसे उन्होंने खोया, लेकिन अब भी याद करते हैं। जब कैल की बारी आई, उसने एक धुंधली तस्वीर निकाली, वह और सिडनी एक पुराने फाउंटेन के सामने, हाथों में किताबें। लियाना ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, क्या ये अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है? कैल ने सिर हिलाया, नहीं, ये अब सिर्फ मेरी कहानी का पहला पन्ना है। मैं अब नई किताब लिख रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, प्रस्तावना या अध्याय 1? लियाना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हो वो शब्द जो पहले कभी मिले ही नहीं थे, कैल ने कहा। उनके बीच अब अनकहा भी स्पष्ट था, लेकिन प्यार के इजहार से भी बड़ा होता है विश्वास, और वह उन्हें एक दूसरे पर बिना शर्त था। अगले महीने क्लब को शहर के एक बड़े साहित्यिक महोत्सव में आमंत्रित किया गया। आयोजकों ने कैल और लियाना को एक विशेष सत्र के लिए चुना, फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रोथ, जहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत यात्रा और लेखनी के बीच के संबंध को साझा करना था। सत्र में लियाना ने मंच पर कहा, दर्द हमें तोड़ता नहीं अगर हम उसे बांट सकें। कैल से मिलने से पहले मैं सिर्फ खुद से लड़ रही थी, लेकिन अब मैं लिखती हूं न हारने के लिए, न जीतने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। कैल ने जोड़ा, मैंने प्यार खोया, लेकिन शब्दों में वह हमेशा जीवित रहा। और फिर एक दिन किसी और की कविता ने मेरे भीतर कुछ नया जन्म दिया। शायद यही लेखनी की ताकत है, वो हमें दोबारा इंसान बनाती है। उनकी बातों ने सैकड़ों लोगों की आंखें नम कर दी। वापसी की रात बारिश हो रही थी। लियाना ने छतरी पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी थीं। कैल ने उसका हाथ थामा और बोला, क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि मैं तैयार हूं? तैयार किसके लिए? लियाना ने पूछा। इस बार कहानी को पूरा लिखने के लिए, तुम्हारे साथ। वह ठिठक गई, फिर बोली,
तो चलो पहला अध्याय आज रात लिखते हैं। अब वे रिश्ते के नाम को परिभाषित नहीं करते थे, सिर्फ साथ जिया करते थे। लियाना ने एक नई किताब लिखनी शुरू की, द स्पेस बिटवीन हार्ट बीट्स, जिसमें वह उन लम्हों को पकड़ना चाहती थी जो दो धड़कनों के बीच होते हैं, जहां प्रेम चुपचाप सांस लेता है। कैल उसकी हर लाइन पढ़ता, संपादित करता, लेकिन हर बार कहता, यह किताब मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। लियाना जवाब देती, लेकिन अगर तुम ना होते तो ये शब्द ही ना होते। उनका रिश्ता अब लेखन से बड़ा हो गया था। अब उसमें खामोशी, स्पर्श, साथ बैठी चुप्पियां भी थीं। एक दिन क्लब की एक छात्रा रोती हुई कैल के पास आई। उसका पहला प्यार उससे बिछड़ गया था, वह टूटी हुई थी। कैल ने उसे बस एक वाक्य कहा, जो तुम्हें छोड़ गया उसका शुक्र करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अपने लिए लिखने की आजादी है। वह लड़की चुप हुई और फिर क्लब में पहली बार मंच पर खड़ी हुई। उसकी कविता ने सबको रुला दिया। समय के साथ कैल और लियाना ने एक साथ एक लेखन कार्यशाला शुरू की, वर्ड्स आफ्टर साइलेंस, जिसमें वे ऐसे लोगों को आमंत्रित करते जिन्होंने दर्द के कारण बोलना बंद कर दिया था। हर वर्कशॉप में एक मोमबत्ती जलाई जाती, वह प्रतीक थी उन बातों की जो किसी ने कभी नहीं सुनी। एक दिन वर्कशॉप खत्म होने के बाद लियाना बोली, हम दूसरों को फिर से जीना सिखाते हैं, पर क्या हम खुद पूरी तरह जी पाए? दिखे पाए से फिर कैल चुप रहा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, शायद अब वो समय आ गया है। उस रात कैल ने वह डायरी निकाली जिसमें सिडनी के साथ के आखिरी दिनों के नोट्स थे। उसने एक सफेद पेज पर लिखा, प्रिय सिडनी, मैं अब भी तुम्हें याद करता हूं, लेकिन अब तुम्हें दोहराता नहीं। तुम्हारी यादें अब गीत हैं जिन्हें मैं लियाना के साथ गुनगुनाता हूं। धन्यवाद कि तुम थी, अब मैं हूं और जी रहा हूं। वह डायरी अब बंद की गई स्थायी रूप से और अलमारी में रख दी गई। शब्दों ने कैल और लियाना के बीच वो पुल बना दिया था जिसे समय और दुख की नदियां भी नहीं डुबा सकी। अब उनके बीच मौन भी अर्थपूर्ण हो गया था, एक ऐसी भाषा जिसमें भावनाएं चीखती नहीं थी, बस बहती थी। एक सुबह जब कैल कैफे में लिख रहा था, लियाना वहां आई और सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर गहराई थी, पर मुस्कान नहीं। मुझे कुछ कहना है, लियाना बोली। कैल की उंगलियां कीबोर्ड पर ठिठक गईं। क्या बात है? लियाना ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई है, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ना होगा। कैल चुप रहा। कुछ कहने को था, पर वह जानता था कि यह समय उसका नहीं, उसका था। मैं नहीं जानती कब लौटूंगी, उसने जोड़ा। कैल ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर तुम्हें ढूंढना हो तो मैं यहीं मिलूंगा, अपने शब्दों में, अपनी यादों में, और उस जगह पर जहां तुमने पहली बार कहा था, हम बीच से शुरू करें। लियाना की आंखों में नमी थी। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कैल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भूलना मेरे शब्दों को मिटा देना होगा, और अब मैं फिर से मौन में नहीं लौट सकता। लियाना के जाने के बाद कैल का जीवन फिर शांत हो गया, पर अब वो तन्हाई खटकती नहीं थी। वह हर दिन उसकी भेजी गई चिट्ठियां पढ़ता। हर पत्र जैसे एक नई कविता होती, कभी पापा के इलाज की चिंता, कभी बचपन की स्मृतियां, कभी एक ताजा विचार। एक चिट्ठी में लिखा था, कैल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी की चिंता करते हैं तो हमारी सांसें भी उसके लिए चलती हैं, जैसे अब मेरी हर सांस तुम्हारे लिखे शब्दों से चलती है। इस बीच कैल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी और लियाना की यात्रा पर आधारित एक किताब लिखनी शुरू की, ऑल दिस टाइम, उसी नाम से, जो कभी एक ट्रैक था, अब एक किताब बन रही थी। हर अध्याय में वह दो कथाएं साथ चलाता, एक सिडनी की और एक लियाना की। एक जगह लिखा, सिडनी ने मुझे सिखाया कि प्यार कितनी जल्दी छूट सकता है। लियाना ने मुझे सिखाया कि अगर प्यार लौटे तो उसे और भी गहराई से जिया जा सकता है। क्लब अब साइलेंस टू स्पीक संस्था में बदल चुका था, जहां मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित वर्कशॉप्स होती थीं। कैल वहां नियमित रूप से बोलता, दर्द को लिखने दो, तब शायद वो तुम्हें जला नहीं पाएगा। एक शाम किसी ने कैल को एक लिफाफा थमाया, विदेश से आया हुआ। लिखा था, तुम्हारी किताब की पहली प्रति तुम्हारे पास वापस आनी चाहिए थी। यह लियाना की ओर से था। उसके नीचे लिखा था, मैं लौट रही हूं, पर शायद मैं अब वैसी नहीं रही जैसी थी।
क्या तुम फिर भी वही रहोगे? कैल ने जवाब में सिर्फ 2 शब्द भेजे, हम फिर से शुरुआत करेंगे। लियाना लौट आई। चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में वही चमक थी। वह स्टेशन पर खड़ी थी और कैल ने दूर से उसे देखकर महसूस किया जैसे हर शब्द, हर कविता, हर प्रतीक्षा आज पूरी हुई हो। वह पास आया और बोला, क्या मैं अब तुम्हें उस पंक्ति से जोड़ सकता हूँ जिसे अधूरा छोड़ दिया था? लियाना हंसी। तुमने तो पूरी किताब लिख दी, कैल ने धीरे से कहा, पर उसमें सबसे सुंदर पंक्ति अब तक लिखी नहीं गई। और वो कौन सी है? लियाना ने पूछा। हम फिर से जिएंगे, लेकिन इस बार बिना डर के। वे अब साथ रहने लगे, न शर्तों में न वादों में, बस साथ, जैसे शब्द और कविता। कैल की किताब प्रकाशित हुई। लॉन्च के दिन उसने मंच पर कहा, यह किताब 2 औरतों को समर्पित है। एक ने मुझे दर्द में डुबोया, दूसरी ने मुझे दर्द से बाहर निकाला। पहली ने मुझे तोड़ा ताकि मैं लिख सकूं, दूसरी ने मुझे जोड़ा ताकि मैं जी सकूं। ताली बजती रही और लियाना की आंखों में चमकती नमी एक बार फिर शब्दों से सुंदर हो गई। कई महीने बीत चुके थे। एक शाम कैल और लियाना उसी पुरानी बेंच पर बैठे थे। लियाना ने पूछा, अगर कल सब छिन जाए, क्या तुम फिर भी लिखते रहोगे? कैल ने कहा, अब मैं लिखता नहीं, अब मैं बस जिंदा रहता हूँ, और जीना भी एक तरह की कविता है। कैल और लियाना के जीवन में धीरे धीरे एक स्थिरता आई जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। किताब की सफलता के बाद उनकी जोड़ी साहित्यिक दुनिया में नई उम्मीदों के साथ उभरी, पर खुशी के बीच छुपा था एक अनजाना सा सवाल, क्या वे सच में अपने अतीत को पूरी तरह भुला पाए थे? एक दिन कैल को एक पुराना पत्र मिला सिडनी की ओर से। पत्र में लिखा था, कैल, अगर तुमने मुझे भूल भी दिया तो मेरा वह हिस्सा जो तुम्हारे अंदर है उसे कभी मत मारना। तुम्हारे शब्दों में मैं जिंदा हूं। कैल ने पत्र पढ़ते हुए महसूस किया कि सिडनी का अंश उसके दिल से अब भी कहीं ना कहीं जुड़ा था। यह एहसास उसे घेरने लगा, क्या वह अपने नए जीवन में पूरी तरह आजाद था, या अतीत के साये अब भी उस पर भारी थे? लियाना ने उसकी उलझन महसूस की और कहा, कैल, हम उन यादों से नहीं भाग सकते, पर उन्हें अपने आगे आने से भी रोक सकते हैं। हमने जो लिखा है वो हमारा आजादी का गीत है। कैल ने धीरे से कहा, सही कह रही हो, मुझे अपने भीतर के उस टूटे हिस्से को भी अपनाना होगा। उनका रिश्ता अब गहराता जा रहा था। वे न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि साथ में एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे, शब्दों और भावनाओं की। लियाना ने कैल से कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि यह सब खो जाएगा, हमारा प्यार, हमारी कहानियां? कैल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो हमेशा रहता है, पर असली बहादुरी डर के साथ जीने में है। एक दिन कैल ने लियाना को अपनी पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उसने अपने सबसे गहरे डर, सबसे दर्दनाक यादें लिखी थी। लियाना ने उसे समझते हुए कहा, तुम्हारे ये शब्द ही तुम्हें पूरा बनाते हैं। मैं उस पूरी कहानी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैल ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी की वह नई शुरुआत बनो जो अब कभी खत्म न हो। उनका जिसीदा जीवन साहित्यिक कार्यक्रमों, वर्कशॉप्स और नई किताबों की योजनाओं से भरा हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनके बीच की वह दोस्ती और समझ जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो रही थी। एक बार कैल ने लियाना से कहा, मैंने सोचा था कि प्यार बस एक एहसास है, पर तुमने मुझे दिखाया कि ये एक यात्रा है, निरंतर, कभी खत्म न होने वाली। लियाना ने उसकी बात पर सिर हिलाया, और ये यात्रा ही तो हमें जिंदा रखती है। उनकी संस्था साइलेंस टू स्पीक ने कई लोगों की जिंदगियां बदली। कई ने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी दर्दनाक यादों को कविता, कहानी और रंगों में बदल दिया। एक बार किसी वर्कशॉप में एक किशोरी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी चुप्पी में इतनी ताकत होगी। कैल ने जवाब दिया, हर चुप्पी में एक आवाज होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। समय के साथ कैल और लियाना ने अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखनी शुरू की, एक कहानी जो दर्द से निकली थी, पर उम्मीद और प्रेम की मूरत बनी। वे जानते थे कि भविष्य में आने वाली हर खुशी और हर चुनौती उन्हें और भी मजबूत बनाएगी। कैल और लियाना की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन अंदर से दोनों जानते थे कि अभी भी कुछ अधूरा है। उनके बीच का विश्वास मजबूत हुआ था, पर पुरानी यादें अचानक लौट आती थीं, एक अनजाने तूफान की तरह। एक दिन
कैल को अपनी पुरानी किताब की समीक्षा मिली, जिसमें एक आलोचक ने लिखा था, यह कहानी प्रेम और टूटने की एक खूबसूरत मिसाल है, लेकिन क्या लेखक ने खुद के अतीत को पूरी तरह स्वीकार किया है? कैल ने यह पढ़ा और खुद से सवाल किया, क्या वह सच में अपने अतीत के साथ शांति कर पाया है? लियाना ने कहा, हमारा अतीत हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। इसे अपनाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिन बाद लियाना के पापा की हालत अचानक बिगड़ी। लियाना ने कैल को तुरंत फोन किया। कैल बिना देर किए अस्पताल पहुंचा। वहां दोनों के बीच जो कुछ भी कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं थे, भावनाओं का एक विस्फोट था। लियाना ने कहा, मुझे डर लगता है कैल, ये सब बहुत तेज हो गया। कैल ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। अस्पताल की उन रातों में कैल और लियाना ने जीवन और मौत की सीमाओं को करीब से देखा। लियाना के पिता ने एक दिन कैल से कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरी बेटी को बचाया है, तुम उसकी ताकत हो। कैल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ साथ देने वाला हूं, असली बहादुरी लियाना में है। इस मुश्किल वक्त ने दोनों को और भी करीब ला दिया। उन्होंने जाना कि असली प्यार वही है जो मुश्किलों में भी टूटता नहीं। लियाना ने कैल से कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है कि मैं हर दर्द सह सकती हूँ। कैल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारे साथ मैं हर डर को सामना कर सकता हूँ। जब लियाना के पापा की हालत स्थिर हुई तो दोनों ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई, एक नई किताब, एक नई संस्था और एक नया सपना। कैल ने कहा, हमारी कहानी अब खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है। लियाना ने जवाब दिया, और इस बार हम इसे पूरी सच्चाई और हिम्मत से लिखेंगे। उनके सपनों ने उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वे अपने अनुभवों को साझा कर दूसरों की जिंदगी में उम्मीद जगाने लगे। कैल ने लिखा, जीवन के हर संघर्ष में छिपी होती है एक नई कहानी जो हमें मजबूत बनाती है। लियाना ने कहा, और हर कहानी में होता है एक प्यार जो सबसे बड़ा सहारा बनता है। कैल और लियाना ने मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। अब उनकी जिंदगी में एक स्थिरता थी, लेकिन वे जानते थे कि आने वाला समय उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आएगा। एक दिन कैल को एक गंभीर बीमारी की खबर मिली। उसने लियाना को बताया और दोनों के दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रण उभरा। लियाना ने उसे संभाला और कहा, हमने साथ में इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये भी पार कर लेंगे। कैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हर दिन जीने की वजह मिलती है। उनके बीच अब और गहरी समझ थी, प्यार सिर्फ खुशी में नहीं, दर्द और कमजोरी में भी साथ देने का नाम है। लियाना ने एक दिन कहा, मैं तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करती हूँ। कैल ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहूंगा, शब्दों में, यादों में और हर सांस में। उनका आखिरी समय भी वे साथ बिताना चाहते थे। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने वाली एक किताब पूरी की, जो सिर्फ उनके प्यार की कहानी नहीं, बल्कि जिंदा दिली, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल थी। कैल ने लिखा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, वो अनंत था, वो अमर था। अंत में जब कैल की तबीयत नाजुक हुई, लियाना ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, तुम मेरे लिए हमेशा एक कहानी रहोगे जिसे मैं अनगिनत बार पढ़ूंगी। कैल ने आखिरी बार मुस्कुराया, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता। उनकी कहानी ने बहुतों को जीने की हिम्मत दी। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्यार और उम्मीद से बड़ा कोई सहारा नहीं। लियाना ने अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा पाई और साइलेंस टू स्पीक संस्था को और भी मजबूती से चलाया। कैल की यादें और लिखी हुई कविताएं आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। ऑल दिस टाइम सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह जीवन की उस जंग की कहानी थी जिसमें दो दिल मिले, टूटे और फिर साथ में फिर से जी उठे। और इस कहानी के साथ उनका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा।